हेलो फ्रेंड्स, कहानी में अब तक मुंबई के सबसे जमे हुए खिलाड़ी हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई तीनों अंडरवर्ल्ड से रिटायर हो गए और करीम लाला का पठान गैंग सिर्फ एक शक की वजह से, पंगा लेने की वजह से पूरे तरीके से खत्म हो गई और माफिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बड़ा राजन का भी खून हो गया। और इस सब तबाही के पीछे एक ही नाम था, मुंबई का नया सुल्तान दाऊद इब्राहिम खासकर। वो इंसान जो 19 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बस एक ही सपना लेकर आया था, मुंबई पर राज करने का सपना। वो 19 साल का लड़का जिसने अपनी राह पर आगे चलने के लिए कई बार पुलिस को टिप्स दिए, आज उसकी यही मदद उसके गले की हड्डी बन गई। क्योंकि आज दाऊद 19 साल का भटका हुआ छोकरा नहीं था, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया का एक जाना माना खिलाड़ी बन चुका था और पूरी महाराष्ट्र पुलिस इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। और बस इसी से बचने के लिए दाऊद चला गया दुबई। पर अब यहाँ पर सिर्फ जगह बदली थी मगर धंधा नहीं। इस बात का पूरा ध्यान दिया छोटा राजन और दाऊद के दो नए शागिर्द छोटा शकील और अबू सालिम ने। दाऊद दुबई जाते ही धंधे को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा और इस बार उसे नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहा था। और इसी दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया की इस कहानी में एंट्री हुई एक और किरदार की, श्रद्धा शेट्टी उर्फ अन्ना। दुबई का एक ऐसा बिग शॉट जिसके आते ही डी कंपनी की पूरी किस्मत बदल गई। शुरुआत में तो दाऊद ने अन्ना के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग की दुनिया में कदम रखा और खूब नाम और पैसा कमाया। और शुरुआत में तो इन दोनों के बीच की दोस्ती काफी अच्छी फली फूली, लेकिन धीरे धीरे अन्ना दाऊद के दिमाग में इसके दोस्तों के प्रति उसके कान भरने लगा, खासकर रामा भाई नाइक और बाबू रेशम के खिलाफ। और स्टडी की बात तो ये है कि इसी दौरान दाऊद के तीनों चेले छोटा शकील, राजन और अबू सलीम भी इन दोनों के खिलाफ ही दाऊद के कान भरना शुरू कर दिए। उनके मुताबिक रामा भाई नाइक और बाबू रेशम ने दाऊद के जाने के बाद उसके राज छीनने के लिए मुंबई में अपने पैर फंसाना शुरू कर दिए। पर कहानी अब तक भी काफी शांत थी, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन दाऊद के सामने खड़े हो गए दो रास्ते। जोगिशवारी मुंबई का एक प्लाट था जिस पर दोनों अन्ना और रामा भाई नाइक की नजरें थी, लेकिन मिल किसी एक को ही सकता था और इसलिए मैटर पहुंचा दाऊद की कोर्ट में। दाऊद ने चुना अपने नए बिजनेस पार्टनर शेट्टी अन्ना को। सो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफी ऊपर नीचे हुई और अंत में अन्ना ने चुना किसी को भी माफिया के वर्ल्ड में सबसे आसानी से हटाने का रास्ता, उसे ठोक देने का रास्ता। अन्ना ने जैकब सर्कल के पुलिस थाने में घुसकर बाबू रेशम को कानून के सामने ही गोलियों से भून डाला और फिर दाऊद ने भी अपने बेस्ट शूटर दिलीप बोआ के जरिए रामा भाई नाइक के मौत का फरमान जारी कर दिया। लेकिन इससे पहले हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, रामा भाई की स्टोरी में कुछ वेरिएशंस भी है। जैसा कि कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि दाऊद के कहने पर दिलीप ने उसे धोखे से गोली मारी, पर कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि इसकी मौत एक पुलिस इनकाउंटर में हुई। और इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करके कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस को टिप दाऊद ने ही दिया। और कहानी जो कुछ भी हो, इन दोनों के खून ने दाऊद के लिए दुश्मनी का एक नया दौर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब पिक्चर में आ गए थे मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया के तीन नए खिलाड़ी। नंबर 1 अशोक जोशी, रामा भाई नाइक का अतर अदाकारी। नंबर 2 अमर नाइक, रामा नाइक का बेटा और पापट गैंग का अकलौता मालिक। नंबर 3 अरुण गावली, रामा नाइक और बाबू रेशम का शहशाह और गावली गैंग का मालिक। सो अब कहानी थी दाऊद वर्सेस 4 गैंग्स। रामा नाइक की मौत के बाद अशोक जोशी ने रामा नाइक की गैंग की गद्दी को संभाला, पर अपने हुक्म की मौत का बदला लेना अभी भूला नहीं था। बदला लेने के लिए देखते ही देखते जवान लड़कों की एक फौज बनाई जो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। पर दाऊद की गर्दन तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि टेढ़े दिमाग की भी जरूरत थी, जो कोई और नहीं बल्कि रामा नाइक की छत्र छाया में बड़ा हुआ अरुण गावली था। इन दोनों ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया
और पब्लिक के दिमाग से दाऊद का डर खत्म करने के लिए उसके वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इंसान यानी कि उसके फाइनेंशियल एडवाइजर सतेश राजा को भरे दोपहर में उसकी होंडा अकड़ के साथ गोलियों से भून डाला। और ये हादसा दाऊद के लिए उसके गाल पर एक तमांचे से कम बिल्कुल नहीं। वो हैरान तो था, लेकिन हैरानी से ज्यादा उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो आग जो अशोक जोशी को जलाकर उसे खाक करके ही मिटने वाली। दाऊद ने फिर अशोक जोशी को उसके आदमी के हाथों मरवा कर अपना बदला पूरा किया, वो भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सतेश को मारा गया था गाड़ी में। दाऊद के इस प्लान को सक्सेसफुल बनाया अनिल परबर और राबन ने, वो इंसान जिसे अशोक जोशी ने मुंबई के कांजर ब्लैज एरिया से चुनकर अपनी फौज में जगह दी थी। पर जब उसने मोहल्ले की एक लड़की के साथ छेड़खानी की तो जोशी ने उसे सबके सामने पीटा था, जिसके बाद राबिन के मन में अपने गैंग और जोशी के खिलाफ खटास आ गई और वो जोशी को मारने के मौके की तलाश में लग गया। उसकी इसी तलाश ने उसे दाऊद के राइट हैंड छोटा राजन के साथ मिलकर अशोक जोशी को मारने का मौका दिया। इस मौके का फायदा राबिन ने 4 दिसंबर 1988 को उठाया, जब जोशी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मारुति 800 में बैठकर पुणे के लिए निकला। तब ओल्ड मुंबई बोले हाईवे पर एक वैन ने इस गाड़ी का पीछा और उसमें बैठे राबिन ने बाकी डी कंपनी के पंटरों के साथ मिलकर अशोक और उसके दोस्तों पर चलती गाड़ी से ही 180 राउंड्स और बुलेट्स खाली कर दी। दाऊद से रामा नाइक का बदला लेने से पहले एक बार भी ना सोचने वाला अरुण गावली से दाऊद ने उसका जिगरी दोस्त ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के काले धंधे में उसका साथ देने वाले जोशी दोनों को छीन लिया था। और जोशी की मौत के बाद जब दुनिया को ऐसे लगने लगा था कि अरुण गावली गैंग कमजोर पड़ रही है, गावली ने सीधे दाऊद के हवाला हैंडल महेंद्र चुराडिया का गेम बजा डाला, जिससे दोनों के बीच हिसाब बराबर करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। और इस सिलसिले की कड़ी में अरुण गावली से छीने जाने वाले लोगों में उस बार अरुण के भाई किशोर गावली का नाम भी शामिल हो गया, जिसे 1989 में दाऊद ने महेंद्र की मौत का बदला लेने के लिए टपकाया। अब अपने भाई के बहे खून का बदला अरुण ने भी दाऊद के दोस्त साथी लंबू अमीर और राजी महिंदी को मरवा कर लिया। पर अफसोस ये कहानी ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक दूसरे के दर्जनों आदमियों को मरवा कर नेक टू नेक चल रही इस बदले की गेम में गावली ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। उसने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने के चक्कर में रामा नाइक के संग के बेटे अमर नाइक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके पापेट गैंग की इस वक्त तक अच्छी खासी वेट पड़ चुकी थी। अब वैसे तो ये टीम ज्यादा देर तक साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन अमर नाइक ने हाथ मिलाते वक्त जो अरविंद के सामने शर्त रखी थी उसने गावली गैंग के बीच दरार बना दी। असल में अमर नाइक का इस वक्त अरुण के पंटर माया डलाउस के साथ 36 का आंकड़ा था और वो चाहता था कि अरुण माया डलाउस को उसके हवाले कर दे। अब उसका अरुण गावली ने क्या जवाब दिया ये तो कोई नहीं जानता, पर खबर कुछ ऐसी हुई थी कि गावली ने ऑफर मान लिया। अब काले धंधे करने वाले गैंगस्टर की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि सर्च का पता लगाने के बजाय गैंगस्टर अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। और इसलिए माया डलोज जो गावली गैंग के लिए काम करता था वो अब गावली और अमर नाइक दोनों से बदला लेने के लिए दिलीप बुआ से जा मिला। जी हाँ, वही दिलीप बुआ जो गावली का दुश्मन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और जिसने अमर नाइक के बाप रामा नाइक को धोखे से मारा था। यानी एक तीर से दो निशाने, कड़क प्लान। राइट्स रिसेंटली छोटा राजन ने यह रिवील किया था कि उस वक्त जब भी किसी गैंगस्टर को किसी रॉयल गैंग के शूटर को मरवाना होता था तो वे एक एनोनिमस कॉल के जरिए पुलिस को उसकी टिप दिया करते थे। और ऐसे ही एक टिप के चलते हैं माया गावली और नायन के माया जाल में फंस। साल 1991 में मुंबई के एंटी जर्नल स्क्वाड ATS को एक टिप मिला कि दिलीप बुआ लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में डेरे डाल के बैठा हुआ है। और ये खबर मिलते ही ATS तुरंत अपनी प्लेटन को लेकर साइड पर पहुंच गए, जिसके बाद 4 घंटे चले शूट आउट में इन्होंने दिलीप बुआ के साथ उसके 6 बंदों को भी ठोक डाला, जिनमें से एक माया भी था। तो शूट आउट ऑफ लोखंडवाला देखकर लोग बोलेंगे कि ATS का मेन टारगेट माया डोलास था, लेकिन उस वक्त शूट आउट को लीड कर रहे ACP आफ्ताब अहमद खान ने खुद रिवील किया कि उनका एक्चुअल टारगेट दिलीप बुआ था, माया नहीं। लेकिन टारगेट जो भी हो, शूट आउट में दाऊद के टोटल 7 आदमी मारे गए और उस अगले ही साल गावली गैंग ने उसमें 8वें का भी नाम ऐड
कर दिया दाऊद के ब्रदर इन लॉ इस्माइल पार्कर का। और अब खुलेगा वो एका जिसे दाऊद खत्म कर देना चाहता था, उसके खुद का गैंग मेंबर छोटा राजन। एक्चुअली इस्माइल की मौत के बाद जब पुलिस हाथ धोकर अरुण गावली और अमर नायक के पीछे पड़ी, तब मुंबई में उस वक्त का पॉलिटिकल लीडर बाला साहब ठाकरे जी ने पब्लिकली पुलिस पर यह निशाना साधा कि आप हमारे हिंदू लोगों को ही क्यों पकड़ते हो, उन्हें भी तो पकड़ो जो असल में टेररिज्म कर रहे हैं। अब वैसे तो इसके जवाब में खुद टेक्निकली हिंदू राजन ने तुरंत एक ओपन लेटर जारी किया कि हमारी डी कंपनी में ऐसा कोई क्रिमिनल डिवीजन नहीं है, पर जाने अनजाने में ही क्यों ना हो पॉलिटिकल लीडर बाला साहब ठाकरे जी ने राजन के मन में डाउट जरूर डाल दिया। एक ऐसा डाउट जो 1992 में एक ऐसा घाव बनकर उभरा। राजन 1992 में इस्माइल की मौत का बदला लेने के लिए नाकामयाब रहा और दाऊद ने सारे काम छोटा शकील और अब्बू सलीम जैसे नए शागिर्दों को सौंप दिया। उस वक्त ये देखते हुए छोटे शकील को अब्बू सलीम का सारा काम मेरा मिल रहा है, छोटा राजन का डाउट और गहरा होने लग गया और फाइनली टाइगर का काम किया। 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट जिसने छोटा राजन को ये साफ साफ दिखाया कि उस गैंग में भी कम्युनलिज्म का हाथ है। इसके बाद छोटा राजन ने तुरंत ही डी कंपनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, अपने आप को एक देश भगत बताकर वो डी कंपनी के गैंग के सारे लोगों को एक एक करके टपकाने लग गया। इसमें एक मेजर शिकार था। दाऊद को मैच फिक्सिंग में हेल्प करने वाले शरद चिट्ठी प्रसाद का मर्डर रैंडम नहीं था। उसने डी कंपनी से धोखाबाजी करने के जुर्म में साल 2000 में राजन पर मलेशिया में जानलेवा हमला किया, जिससे राजन बाल बाल बच कर निकला था और इंडियन इंटेलिजेंस की शरण में आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि डी कंपनी को छोड़कर वो इंडियन इंटेलिजेंस का एक पिट्टू बन गया, उन्हें टिप देने लग गया और बाकी के गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने लग गया और बदले में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके जान को बचाती हैं। इससे पॉसिबल अटैक्स के बारे में पहले ही से आगाह करके अब ये देखकर अब्बू सलीम और छोटा शकील देश से फरार हो गए। आज की तारीख की बात करें तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम फरार है। श्रद्धा शेट्टी, रामा नाइक, बाबू रेशम और अशोक जोशी जैसे बड़े प्लेयर्स आपसी गैंग्स वार में मारे जा चुके हैं। मायर उल्लास, दिलीप बुआ, मानिया सर्वे और अमर नायक जैसे गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर का शिकार हो गए हैं और इन पर अब्बू सलीम, छोटा राजन और अरुण गावली जैसे लोग फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का अंत।